हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और मैं मोहम्मद अरशद आज आपके लिए स्पेक्ट्रल टेक्निक से रिलेटेड एक और न्यू टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हूँ। और आज का जो लेक्चर का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एचएनएमआर, एनएमआर और पीएनएमआर कोई सा भी इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। एनएमआर स्पेक्ट्रल टेक्निक होती क्या है, देखिए इससे पहले आपको जो लेक्चर डिलीवर किए गए वो आईआर के करे गए जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से रिलेटेड थे। और दूसरे लेक्चर जो थे इसके बाद में फिर यूवी स्पेक्ट्रा के दिए गए आपको। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन वगैरह के क्वेश्चन आपको बताए गए थे, फिर उसको इंटरप्रिटेशन कराया। अब जो ये जो इसमें स्पेक्ट्रल टेक्निक में ये जो लास्ट टॉपिक बचता है और ये है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट व्यू से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है इस बार जो है आपके सिलेबस में न्यू टॉपिक की तरह से इंक्लूड किया गया। पिछले कभी सिलेबस में ये टॉपिक हुआ करता था स्टूडेंट, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, तो वहाँ भी कई सारे क्वेश्चन आया करते थे। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस जो है इंपॉर्टेंट है और एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से आप इंटरप्रेटेट करेंगे, ठीक है ना। इथेनॉल का है और क्लोरोफॉर्म का है वगैरह वगैरह, तो कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिकल की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में ये टेक्निक बहुत ही ऑथेंटिक टेक्निक है, क्योंकि इसमें जो पीक्स निकल कर आती है वो बहुत ही शार्प होती है। शार्प के साथ साथ में प्रोटॉन्स किस तरह का है किसी न्यूक्लियाई के अंदर, किसी एटम के अंदर, तो उन सब के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल। एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। देखिए अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक से एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से अगर इसे समझेंगे तो जब ये चीज़ें समझ में आएगी आपको कि आखिर ये सारी चीज़ें है क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है क्या, तो उसे भी स्टार्ट से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही रेयरली, बहुत ध्यान से अगर समझते हैं तभी जाके ही समझ में आता है। इसको रटेंगे, रटा नहीं जाएगा स्टूडेंट, समझना ही जरूरी है। तो लेक्चर को जब आप देखें तो इसके स्किप मत करिएगा और बहुत ध्यान से आपको देखना है सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन आने ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सिलेबस का स्ट्रक्चर तैयार किया गया और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो होता है हर चैप्टर से क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है ना। तो और हर एक यूनिट का इक्वल पार्टिसिपेशन, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में आएगा तो इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा आपको। यानी कि इसमें से भी कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी आने ही आने, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से होंगे, तो उसमें से एक एनएमआर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही। तो इसमें क्या क्या आपको आज पढ़ाएंगे हम, तो एनएमआर के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे आपको, और क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक इसे बताएंगे। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है एनएमआर स्पेक्ट्रल टेक्निक का, और फिर न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, न्यूक्लियर स्पिन और केमिकल शिफ्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन वगैरह आती है एग्जाम में। 2 मार्क्स में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं एनएमआर से रिलेटेड, नंबर ऑफ पिक्स निकालने को आती है। शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में इसमें जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज होता है, जिसको कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो कैसा होता है, राइट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपके से करेंगे। तो आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आप समझेंगे इसको। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एनएमआर के बारे में आपसे करना चाहूँगा, और वो क्या है। देखिए एनएमआर होता क्या है। एनएमआर का मतलब होता है सिंपली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। एनएमआर हर एक जो इसमें लेटर इंक्लूड हो रहा है इस वर्ड में एनएमआर में, तो एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और इसमें H जब जुड़ जाता है स्टूडेंट्स, तो H का मतलब होता है प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन। तो यहां पर हाइड्रोजन इंक्लूड हो जाता है, हाइड्रोजन एनएमआर, यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। अब
सारे जितनी भी टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड है स्टूडेंट्स, जो भी वर्ड इसके अंदर इंक्लूड है, सबका अपना अपना मीनिंग्स हैं। देखिए हाइड्रोजन है इसके अंदर, हाँ तो हाइड्रोजन इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि एनएमआर को हम एचएनएमआर भी कह देते हैं और पीएनएमआर भी कह देते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैग्नेटिक फील्ड के अंडर ऑब्जर्वेशन में ये सारा इंसिडेंट होता है, यानी कि स्पेक्ट्रल टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक क्या है पहले ये समझ लीजिए आप, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बता दें। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक उसे कहते हैं स्टूडेंट, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंक्लूडेड होती है, कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है स्टूडेंट्स, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट मे बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती है, ठीक है ना, यूवी रेडिएशन हो सकती है, विजिबल रेडिएशन हो सकती है, और आपका आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकती है, ठीक है ना, माइक्रोवेव हो सकती है और रेडियो वेव्स हो सकती है। तो दीज आर दोज रेडिएशन इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो सुटेबल होती है किसी ऑर्गेनिक केमिकल को के लिए पर जब डालते हैं, स्ट्राइक करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल पर, राइट, तो उस ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर कुछ चेंज कर देती है ये, है ना। ऑर्गेनिक केमिकल क्या करता है, कुछ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, तो आई नॉट की इंटेंसिटी जब हम डालते हैं तो क्या करता है, वो केमिकल एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद में वो रेडिएशन क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट्स, और एब्जॉर्ब करने के बाद में कुछ रेडिएशन को ये ट्रांसमिट कर देता है। तो अगर ये यूवी होती है तो इसको कह देते हैं यूवी स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। अगर ये विजिबल रेडिएशन इस पर डालते हैं तो ये इट विल ब्रिंग सम चेंजेस। सारी रेडिएशन जो होती है कुछ अलग अलग चेंज करती है किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर, क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड बना होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से। जैसे कि वाटर का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वाटर क्या है, H2O से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो H2O से मिलकर बना हुआ है तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे किसके होंगे, H2O के ही होंगे, राइट। तो ये क्या काम करेगा कि ये रेडिएशन जब स्ट्राइक करते हैं किसी केमिकल पर, तो वो रेडिएशन क्या कर लेता है, वो केमिकल एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ बाहर निकाल देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो ये ट्रांसमिट रेडिएशन के बेस पर हम स्पेक्ट्रा लेते हैं, और कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई उसके बेस पर वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक बेस्ड है। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक क्या है, तो इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स, जो कि वो ऑर्गेनिक केमिकल मिलकर बनाए, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक केमिकल मिलकर बनाए, तो उसमें इंटरेक्शन हो जाता है, देखिए ना, सम देयर विल बी सम चेंजेस, ठीक है ना। चेंजेस क्या आते हैं उस ऑर्गेनिक केमिकल में, ऑर्गेनिक केमिकल में चेंजेस ये आते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब रेडिएशन जो होती है वो किस काम में आती है, वो काम में आती है कभी कभी तो क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी या इसकी जो एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो क्या कर देता है, वो कर देता है इसके अंदर कुछ चेंज कर देता है, और वो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। अगर वो विजिबल होगा, वो यूवी होगा, आईआर होगा, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन इसके अंदर करना शुरू कर देगा, तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा निकल कर आ जाता है। यूवी और विजिबल होता है तो देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक को एक्साइटेड कर देता है, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा देता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यानी कि ओवरऑल सबका मतलब क्या हो गया कि E1 से E2 एनर्जी लेवल पर क्या कर देता है, वो मॉलिक्यूल जंप करना शुरू कर देता है, यानी कि एक्साइटेड होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वहां से जब लोअर एनर्जी लेवल में निकल कर आता है वो, तो फिर अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करता है, और इस एमिशन यानी कि एमिटेड रेडिएशन के बेस पर जो स्पेक्ट्रा आता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा आता है, और एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब करी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, EM रेस जो है उस केमिकल ने जो एब्जॉर्ब करी, तो इसके बेस पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है निकल के, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं ऐसी रेडिएशन की जो कि जिसकी इंटेंसिटी या जिसकी जो
एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ना कोई वाइब्रेशन कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन के को एक्साइटेड कर दे उस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को जब हम किसी केमिकल पर स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या होती है, लो एनर्जी रेडिएशन होती है। के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती जो उस मॉलिक्यूल के को वाइब्रेट कर दे, ठीक है ना, उसको रोटेट कर दे या उसको एक्साइटेड कर दे, लेकिन या इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर दे। तो इतनी स्ट्रेंथ इसके अंदर होती नहीं है रेडियो वेव्स की, बहुत कम एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो सबसे ऊपर रेडिएशन आती है वो कॉस्मिक होती है, राइट, फिर गामा होती है, ठीक, फिर इसमें यूवी होती है, फिर विजिबल होती है, राइट, फिर इसके अंदर होता है आईआर रेडिएशन, फिर माइक्रोवेव का नंबर आता है और सबसे लास्ट में आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो एनर्जी क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो इसकी एनर्जी इतनी डाउन रहती है कि ये सारे चेंजेस नहीं करती जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये टारगेट करेगा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी टारगेट करती है किसको, टारगेटेड टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस को टारगेट करती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, और कैसे होने चाहिए, ये ओड नंबर के होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ओड नंबर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, किसी एटम के अंदर ओड नंबर, ये तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे ही हम डालते हैं ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियस को एक्टिव कर देता है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक्टिव कर देता है। और वो कौन से होते हैं, जो ओड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं। क्योंकि अब ओड नंबर में क्यों होता है, क्योंकि देखिए ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही एक्टिव करता है ये। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और ये दोनों ही कैसे होंगे, ओड नंबर के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और इस पर जब रेडियो फ्रिक्वेंसी हम डालते हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का काम क्या होता है, ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं ये स्पिन करते हैं, अपने एक्सिस पर क्या होते हैं, घूमते हैं, राइट। तो जब स्पिन करता है कोई एटम, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग में प्रेजेंट होता है, स्पिनिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जब स्पिन होती है, अगर इवन नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं तो क्या होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो प्लस हाफ स्पिन और माइनस हाफ स्पिन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में नो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, नो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर ओड नंबर में होंगे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, स्पिन करेगा, या तो प्लस हाफ करेगा या फिर वो करेगा माइनस हाफ स्पिन, या तो प्लस हाफ स्पिन करेगा या माइनस हाफ स्पिन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ओड नंबर में। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि एक न्यूक्लियस ये सारी इंसिडेंट करेगा, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हम सैंपल लेते हैं और उसके अंदर अगर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या काम होता है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी को इसके अंदर स्ट्राइक करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर के जरिए इसके अंदर डाली जाती है। रेडियो ऑसिलेटर का क्या काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इसके अंदर से प्रोवाइड करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे इसके अंदर से जब पास होती है तो ये ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, ठीक है ना। और बाहर से हम एक एक्सटर्नल यानी कि हायर मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगा देते हैं और उस केमिकल को रखा जाता है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर जनरेट होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए जब एक ही सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल होता है यानी कि पूरा जो केमिकल होता है वो क्या होता है, लो एनर्जी लेवल पर आ जाता है, लो एनर्जी लेवल पर हो जाता है। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि न्यूक्लियस क्या हो जाता है, न्यूक्लियस रेजोनेंस की कंडीशन में पहुंच जाता है। अब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या क्या है, कैपेबल हो जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, ये सिग्नल प्रेजेंट करेगा यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल से क्या हो जाता है, वो हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन ये है और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्रोटॉन्स, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्रोटॉन्स तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में होता है तो इस कंडीशन में जो होता है हाई एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि लो नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हाई एब्जॉर्प्शन होगा। और ये ग्राउंड स्टेट, दोनों ग्राउंड स्टेट क्या हो जाती है, हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन की कंडीशन होती है। तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन में जो होता है ये अल्फा एनर्जी स्टेट होती है और ये क्या होती है, बीटा एनर्जी स्टेट होती है, बीटा स्टेट ऑफ एनर्जी होती है और इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ एनर्जी। दोनों ही ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस में के अंदर प्रोटॉन्स अगर ओड नंबर में है और ओड नंबर में अगर प्रोटॉन्स है तो या तो प्रोटॉन्स क्या होगा, वो ओड नंबर वाला जो प्रोटॉन्स होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा प्रोटॉन और बाहर से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में, ठीक है ना, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस पर अप्लाई कर दिया तो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो गई, ठीक है ना। जब दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है तो ये ग्राउंड स्टेट पर प्रोटॉन होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है क्या होगा, ग्राउंड स्टेट पर होगा। और इस कंडीशन में न्यूक्लियस जो है यानी कि प्रोटॉन जो है रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाता है। और रेजोनेंस जब होता है तो क्या होता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होकर ग्राउंड एनर्जी लेवल में, वो लोअर एनर्जी से क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड होकर ग्राउंड एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला जाएगा और इस कंडीशन में रेडियो फ्रिक्वेंसी को वह एब्जॉर्ब करेगा, राइट, क्लियर है। और इस एनर्जी स्टेट को कहते हैं अल्फा एनर्जी स्टेट, राइट। फिर बीटा एनर्जी स्टेट क्या होती है, बीटा एनर्जी स्टेट वो होती है जब हम एक्सटर्नल फील्ड ये होगा और इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि प्रोटॉन्स जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है ओड नंबर का प्रोटॉन, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, अल्फा एनर्जी स्टेट होगा, अल्फा एनर्जी स्टेट। और ये क्या होगा, लो एनर्जी स्टेट होगी प्रोटॉन्स की, और इसी को कहते हैं रेजोनेंस होना, ठीक है ना। या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ठीक है ना, और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के में मूव कर रहा होगा प्रोटॉन्स और ये स्पिनिंग कर रहा होगा, स्पिनिंग करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, स्पिनिंग का केस होगा। और ये दोनों ही क्या है, ये किस कंडीशन में जब होंगे, जब ओड प्रोटॉन्स होंगे, राइट। अगर वो एक्सटर्नल, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करा और जो प्रोटॉन्स है वो क्या है, वो भी ओड नंबर में है और ओड नंबर में प्रोटॉन्स होगा और उसकी स्पिन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इस कंडीशन में जो एब्जॉर्प्शन होगा, ये एनर्जी स्टेट जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट होगी इसे कहेंगे हम बीटा स्टेट ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये दोनों ही जो है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट में इस तरह की कंडीशन हो सकती है। और दोनों ही स्टेट ऑफ एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ये वाला, यानी कि अल्फा एनर्जी स्टेट, अल्फा स्टेट का और बीटा स्टेट का, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं हम डेल्टा टी। और ये दोनों ही ग्राउंड स्टेट में क्या होते हैं, ये दोनों ही स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट है।
अब इस कंडीशन में क्या होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करेगा और रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के बाद में रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और रेजोनेंस शो करेंगे, और ग्राउंड स्टेट पर जो उसकी एनर्जी होगी, ठीक है ना, वो एक्साइटेड होकर न्यूक्लियस क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट पर चले जाएगा। ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी होगी अल्फा या फिर बीटा होगी ये। अब वो एक्साइटेड होकर क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, एक्साइटेड होकर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पर चला जाएगा, और जब ये वापस इसी एनर्जी स्टेट पर आता है तो अपने अंदर से क्या होता है, रेडिएशन को बाहर निकालेगा, और इस रेडिएशन के बेस पर हम ये पता कर लेते हैं कि किस तरह का प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्रोटॉन्स किस तरह का प्रेजेंट है। और प्रोटॉन वो एक पीक्स निकल आ जाती है एनएमआर स्पेक्ट्रा में, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, और यहाँ पर केमिकल शिफ्ट, ये केमिकल शिफ्ट क्या है ये भी बताएंगे आपको। इस तरह से शार्प पीक्स निकल कर आती है, शार्प पीक निकल कर आ जाती है, जो कि एब्जॉर्प्शन की वजह से आती है कि कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी को उस प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब किया। इसी पीक्स के बेस पर हम एनएमआर स्पेक्ट्रा को विजुअलाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो ये तो था सिंपल वे में एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने ये क्लियर बता दिया आपको कि क्या क्या चीजें होती है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्या करेंगे, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक पहले बताते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक इन विच द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सिंपल सी चीज है, ये क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक जो होता है, इंटरेक्शन होता है जब किसी केमिकल को लिया जाता है, उस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कोई सी भी रेडिएशन इस पर जब हम डालते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को इस पर डाला जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये इसके अंदर से पास होती है और फिर कुछ बाहर निकल जाती है, यानी कि एमिटेड हो जाती है, एमिशन होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल जो है क्या कर लेता है, केमिकल जो है इसके अंदर वो क्या कर लेता है, इस रेडियो फ्रिक्वेंसी को या फिर अल्ट्रावायलेट फ्रिक्वेंसी को या फिर विजिबल फ्रिक्वेंसी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देयर विल बी इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उस मॉलिक्यूल पर इंट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, जब हम स्ट्राइक करते हैं। तो दैट इज द स्टडी की स्टडी हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में। अब बात आती है एचएनएमआर या पीएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक क्या है। एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होता है वही कंपाउंड या वही ऑर्गेनिक केमिकल शो करते हैं जिसके अंदर ओड प्रोटॉन्स होते हैं या फिर ओड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन जब तक नहीं होगी, न्यूक्लियर स्पिन तो होती है, स्पिन ऑफ न्यूक्लियर क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर वो इवन नंबर में होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे की स्पिन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इस कंडीशन में रेडियो फ्रिक्वेंसी को वो केमिकल एब्जॉर्ब नहीं करेगा जिसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस होंगे और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स इवन नंबर के होंगे तो देयर विल बी नो एनएमआर स्पेक्ट्रा, राइट। अगर उसके अंदर ओड नंबर में प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स होंगे तो क्या होंगे, ओड नंबर वाला प्रोटॉन्स क्या करेगा, स्पिन करेगा, जैसा कि मैंने ही बताया था। वो स्पिन करेगा, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी को आप डाल रहे हैं और उसको पूरे केमिकल को रख रहे हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और रेडियो फ्रिक्वेंसी जब जाएगी उस न्यूक्लियस पर तो क्या करेगा, वो जो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस होना। रेजोनेंस की कंडीशन जैसे ही आती है तो क्या करता है, प्रोटॉन जो है यानी कि न्यूक्लियस जो है क्या करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा और वो लोअर एनर्जी लेवल से क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या फिर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, दे विल शो द एनएमआर स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन के अंदर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ध्यान रहे आपके पास में, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास में ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास में ओड नंबर प्रोटॉन्स क्यों होते हैं, देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक होता है, प्रोटॉन्स एक होता है, तो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स इसके अंदर क्या होते हैं, जीरो होते हैं, न्यूट्रॉन्स इसके अंदर जीरो होते हैं, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं। तो इसीलिए इसको ये क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन शो करता है। न्यूक्लियर स्पिन को शो करने के बाद में क्या करता है, रेजोनेंस कर लेता है, और इसीलिए इस स्पेक्ट्रल टेक्निक को हम कह देते हैं एचएनएमआर।
HNMR का मतलब होता है प्रोटॉन NMR, प्रोटॉन हाइड्रोजन को ही के अंदर एक प्रोटॉन से एक होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से एक होता है, और इसमें न्यूट्रॉन्स होता नहीं है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको कह देते हैं प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। NMR टेक्निक रिसर्च एंड वर्क बाय एफ ब्लॉच और EM पर्सल ने 1946 में ये टेक्निक को डेवलप करा था, ऑब्जर्व करा था, इन्वेस्टिगेट किया था, ठीक है ना, इस पर स्टडी की थी। तो इनको इसके लिए क्या किया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, और बहुत ही अच्छा वर्क इनका रहा था, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करने के लिए, उसकी प्योरिटी निकालने के लिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने अलग अलग केमिकल्स हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके इन लोगों ने किया था, इन साइंटिस्ट ने किया था। कौन कौन से थे, एफ ब्लॉच और EM पर्सन ने। 1946 की बात थी, नोबेल प्राइज इनको मिला था। HNMR स्पेक्ट्रा क्या है, इट मीन्स द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए N का, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियर, M का मतलब हो गया मैग्नेटिक, और R का मतलब हो गया रेजोनेंस। देखिए न्यूक्लियर, न्यूक्लियस इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट, न्यूक्लियस इसमें रेस्पॉन्सिबल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप किया जाता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, वो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से इसलिए इसको कहा जाता है HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, इन विच हाइड्रोजन डिनोट्स हाइड्रोजन, H डिनोट्स हाइड्रोजन और प्रोटॉन्स, जिसमें H का मतलब हो गया हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है विच कैन डिटरमाइन द क्वालिटी। इसके अंदर क्या क्या चीजें डिटरमाइन करते हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल, क्वालिटी कैसी है ऑर्गेनिक केमिकल की, वो प्योर है या इम्प्योर है, वो उसकी प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये तीनों चीजें इसमें निकल कर आती है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय द इंटरेक्शन ऑफ। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी को उस ऑर्गेनिक केमिकल पर स्ट्राइक करते हैं स्टूडेंट्स, विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल में, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया जाता है, लगाया जाता है उस केमिकल के भी दोनों तरफ। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में केमिकल को रखा जाता है और फिर वहां से रेडियो ऑसिलेटर के जरिए रेडियो फ्रिक्वेंसी उस पर स्ट्राइक की जाती है। तो इस तरह से रेजोनेंस की कंडीशन आती है और रेडियो फ्रिक्वेंसी को वह एब्जॉर्ब कर लेता है और बदले में क्या देता है, पीक्स ऑब्जर्व होती है, जिसको कहते हैं बैंड्स, राइट। तो ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक थी। इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन विच इंक्लूड्स एक सैंपल ट्यूब्स होती है इसके अंदर, जिसके अंदर हम सैंपल रखा जाता है, ठीक है ना। रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होता है RFO, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को उस केमिकल पर डालता है, राइट। हाई मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट किया जाता है, यानी कि दोनों तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में उस केमिकल को रखा जाता है। डिटेक्टर डिटेक्ट करता है सिग्नल को, ठीक है ना। एनालाइजर उसको एनालाइज कर देता है रिकॉर्डेड डाटा से। रिकॉर्डर क्या कर लेता है, वो सारा डाटा जो होता है कितनी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करा रेडियो फ्रिक्वेंसी को, उसको एनालाइज कर देता है और डिस्प्ले में NMR स्पेक्ट्रा निकलकर आ जाता है। तो इसका हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। एक्चुअल में NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या, तो उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है स्टूडेंट। इसके अंदर एक सैंपल ट्यूब होती है, सैंपल ट्यूब क्या हो गई, जिसके अंदर हम केमिकल को रखते हैं, क्यूवेट होता है और इसके अंदर हम सैंपल को रख देते हैं। तो यहाँ पर हम सैंपल को रख देते हैं जिसका हमें NMR स्पेक्ट्रा लेना होता है, ठीक है ना। तो सैंपल हमने यहाँ रख दिया, ऑर्गेनिक केमिकल रख दिया इसमें। अब इसमें जो है एक रेडियो ऑसिलेटर इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। रेडियो ऑसिलेटर का काम क्या होता है, रेडियो ऑसिलेटर का काम ये होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को के अंदर स्ट्राइक करना, रेडियो फ्रिक्वेंसी को इसके अंदर वो भेजता है। रेडियो ऑसिलेटर का काम क्या होता है स्टूडेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी को इसके अंदर भेजना। रेडियो ऑसिलेटर जो होता है ये रेडियो ऑसिलेटर के जरिए क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ जाती है और इसके अंदर क्या होती है, केमिकल के अंदर पास हो जाती है रेडियो फ्रिक्वेंसी, राइट। अब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जनरेट होता है। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यहां लगा दिया जाता है।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जनरेट होगा, ठीक है ना। अब इसमें डिटेक्टर जो होते हैं, जो कि डिटेक्ट करने का काम करता है, जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा डिटेक्टर। डिटेक्टर लगा दिए जाते हैं यहाँ। तो डिटेक्टर का काम क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई स्टूडेंट्स। और वो डिटेक्टर जो होता है जुड़ा हुआ होता है रिकॉर्डर और एनालाइजर से। डिटेक्टर जुड़ा हुआ होता है एनालाइजर और रिकॉर्डर से, और इस तरह से एनालाइजर होता है और इससे जुड़ा हुआ होता है क्या, रिकॉर्डर। तो यहां पर स्पेक्ट्रा निकल कर आ जाता है, राइट। तो यहां पर इस तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रा निकल कर आ जाता है और इसे कहते हैं NMR स्पेक्ट्रा। तो यहां पर ये सिंपल सा डायग्राम है इसका स्टूडेंट्स। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये सैंपल ट्यूब है, सैंपल ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक केमिकल को रखा जाता है, ठीक है ना। दिस वन इज द रेडियो ऑसिलेटर। ये जो है यहां पर जो लगाया गया है ये रेडियो ऑसिलेटर है। और रेडियो ऑसिलेटर का काम क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को स्ट्राइक करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को इस पर डालता है। यहां पर ये जो होता है इसे कहते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम करता है कितनी फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करा इस केमिकल ने, राइट। और इससे जुड़ा हुआ होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर एंड एनालाइजर का काम होता है रिकॉर्ड कर लेना डाटा को और एनालाइज कर लेना, ठीक है ना, एनालाइज करके। और ये डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले जो होता है क्या होता है, NMR स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। ये सिंपल सा डायग्राम हो गया किसका स्टूडेंट्स, ये रेडियो ऑसिलेटर है, रेडियो ऑसिलेटर। तो ये रेडियो ऑसिलेटर होगा स्टूडेंट्स। रेडियो ऑसिलेटर, ये सिंपल सा डायग्राम हो गया किसका, NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, यहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। कौन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। सैंपल बीच में रखा जाता है, ठीक है ना, रेडियो ऑसिलेटर से इस पर जनरेट किया जाता है। तो ये ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इसके अंदर होते हैं, ऑड प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, स्पिन करना शुरू कर देते हैं। स्पिन करने से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि टाइनी मैग्नेटिक फील्ड होता है, टाइनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। और इस तरह से ये पूरा केमिकल जो है होता है रेजोनेंस की कंडीशन में चले जाता है, यानी कि न्यूक्लियस रेजोनेंस करने लगता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को जितना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, तो सिग्नल यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। इन सिग्नल से पता चल जाता है कि किस तरह के प्रोटॉन जो है उस केमिकल के अंदर है और हम आसानी से ऑर्गेनिक केमिकल को डिटेक्शन कर लेते हैं, राइट। तो ये तो सिंपल सा डायग्राम था NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है इसको समझ लीजिए। न्यूक्लियर स्पिन कैसे होती है, किस तरह से होती है, तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक जो है टोटली बेस्ड है, जो NMR स्पेक्ट्रल टेक्निक है वो इस न्यूक्लियर स्पिन पर बेस्ड है। दोज न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन डिफरेंट एटम, ऐसे न्यूक्लियाई जो कि अलग अलग एटम के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि HCHO का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें बहुत सारे एटम दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। इसके अंदर जो है ऑड नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स किसके अंदर है स्टूडेंट्स, ऑड नंबर ऑफ द प्रोटॉन हाइड्रोजन के अंदर है, राइट। कार्बन के अंदर में भी प्रेजेंट, अगर वो C13 अगर कार्बन होगा तो वो भी ये सिग्नल देगा, राइट। ऑक्सीजन के अंदर ऑड नंबर प्रोटॉन नहीं होते। तो ये जो ऑड नंबर प्रोटॉन जो कि हाइड्रोजन के अंदर है ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और विच हैविंग द ऑड नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और ऑड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स
प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करते हैं इन द एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करते हैं तो ये रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है ना, और रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। दे रेजोनेंस बाय द एब्जॉर्बिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, और फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब ये रेजोनेंस करना लग शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियर स्पिन शो ओनली ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर स्पिन जो होती है वो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होती है, ठीक है ना। वैसे स्पिन जो होती है इवन नंबर वाले प्रोटॉन्स भी करते हैं, लेकिन वो स्पिन जो होती है एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। क्लॉकवाइज स्पिन होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो एवरेज स्पिन जो होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ऑड नंबर में है तो वो तो एक ही स्पिन कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता हुआ होगा प्रोटॉन्स, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में वो स्पिनिंग करेगा, यानी कि न्यूक्लियस स्पिन करना शुरू कर देगा एंड रिप्रेजेंट न्यूक्लियर स्पिन शो ओनली ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एंड दस रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड यानी कि टाइनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, टाइनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा बाय ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सच ए सैंपल, ऐसे सैंपल पर जिस पर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन गेट्स एनर्जाइज, प्रोटॉन एनर्जाइज हो जाता है, और एनर्जाइज होने के बाद में क्या होता है, प्रोटॉन्स वो एक्साइटेड होना शुरू हो जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद में क्या होता है, वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो प्रोटॉन जो है एक्साइटेड है, ठीक है ना, वो न्यूक्लियर स्पिन कर रहा है। न्यूक्लियर स्पिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद में जब लो एनर्जी स्टेट आती है तो ये क्या होता है, इस तरह से एक्साइटेड होना शुरू हो जाता है। तो ये लो एनर्जी स्टेट में था, ठीक है ना, अब ये कहाँ पहुंच जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाता है, और इसकी स्पिन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, ये इस तरह से स्पिन करना शुरू कर देता है, और देयर विल बी चेंज ऑफ द स्पिन, तो ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, इस तरह से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो E1 से वो कहाँ चला जाता है, E2 में चला जाता है। तो ये जो डेल्टा E जो होता है ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। अब देखिए सेकंड, ये थ्योरी आपको समझा रहे हैं, इसकी पूरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दी HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसमें क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करेंगे। ओड नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ही इसमें क्या करता है, एक्साइटेशन होगा। एनी न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ आइदर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और बोथ, या तो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, या फिर दोनों होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, ये न्यूक्लियर स्पिन को शो करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन वन का मतलब हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन एक होता है, ठीक है ना। कार्बन 13 जो कि आइसोटॉप होगा किसका, कार्बन का, और ये कार्बन 13 भी क्या करेगा, NMR स्पेक्ट्रा शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स की तो न्यूक्लियर स्पिन जो होगी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, एक ओड एक इवन, एक ओड एक इवन, तो इस तरह से वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन 13वां जो प्रोटॉन होगा वो एक्टिव होगा और वो न्यूक्लियर स्पिन को प्रेजेंट करेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन 15, 14 प्रोटॉन्स जो होंगे वो तो अपनी न्यूक्लियर स्पिन को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो 15वां प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से F19, तो F19 भी यही न्यूक्लियर स्पिन को शो करेगा। तो ये सब क्या करते हैं, रेजोनेंस करना शुरू कर देते हैं और NMR स्पेक्ट्रा प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से H अगर हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है NMR स्पेक्ट्रा तो इसको HNMR कह देते हैं, कार्बन की वजह से होता है तो इसको कहते हैं CNMR। इसी तरह से जो अदर स्पेक्ट्रा होते हैं, ठीक है ना, आर NMR सेंसिटिव, ये सारे NMR सेंसिटिव होते हैं, राइट। स्पिनिंग प्रोटॉन्स बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, स्पिनिंग प्रोटॉन्स जो होता है एक टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। और वो टाइनी मैग्नेट क्यों होता है स्टूडेंट्स, वो भी समझ लो। देखिए अगर कोई प्रोटॉन स्पिन कर रहा है, मान लीजिए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, राइट, तो ये क्या होता है, जब ये घूमेगा स्पिन करेगा तो स्पिन करते वक्त क्या होगा, ये इस तरह से मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा,
राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड को जब जनरेट करता है तो टाइनी मैग्नेटिक फील्ड को ये जनरेट करता है, राइट। और इस टाइनी मैग्नेटिक फील्ड को जो होता है ये केमिकल उसके बीच में रखते हैं हम, किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं और ये एक्टिव हो जाता है। नाउ एक्टिव फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए क्या हो जाता है ये एक्टिव, एंड एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। ये क्या चीज एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है स्टूडेंट्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी को के लिए अंडर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है न्यूक्लियस का इज इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में है एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू द लोअर एनर्जी स्टेट, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया, ठीक है ना, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि कोई न्यूक्लियस कर रहा है यानी कि प्रोटॉन्स कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, तो इट विल एज ये जो ग्राउंड स्टेट होगी उस न्यूक्लियस की, उसे कहते हैं अल्फा एनर्जी स्टेट, अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किसकी वजह से, ड्यू टू क्लॉकवाइज प्रोटॉन जनरेट करेगा, राइट। तो ये अल्फा एनर्जी स्टेट होती है और ये होती है लो एनर्जी स्टेट, और इसे कहते हैं रेजोनेंस होना, ठीक है ना। यहां से ये क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस का जो कि अप्लाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है किसी केमिकल पर, और उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड हाई एनर्जी स्टेट होगी और इसे कहते हैं बीटा एनर्जी स्टेट, इसे कहते हैं बीटा एनर्जी स्टेट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोटॉन जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय स्पिनिंग प्रोटॉन्स, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इट विल, ये भी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी उस न्यूक्लियस की, ठीक है ना, और ये जनरेट करेगा बीटा एनर्जी स्टेट, इसे कहेंगे बीटा एनर्जी स्टेट, और दोनों ही ग्राउंड स्टेट पर होगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, ये दो अल्फा और बीटा एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस है डेल्टा ई कहते हैं इसको, राइट। ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट कैन बी ऑब्टेन ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस इन टू स्टेट्स। ट्रांजिशन जो होता है लोअर एनर्जी से जो हायर एनर्जी तरफ होता है, राइट, उसे कहते हैं क्या, कैन बी ऑब्टेन प्रोवाइडिंग द एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस इन टू बीटा स्टेट, यानी कि अल्फा स्टेट्स और बीटा स्टेट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे कहते हैं डेल्टा ई। ऑन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये ग्राउंड स्टेट पर होता है, या तो अल्फा स्टेट पर होगा या फिर वो बीटा स्टेट पर होगा, प्रोटॉन्स, ठीक है ना। अगर दोनों ही स्टेट पर अगर वो होता है, किसी एक स्टेट पर होगा, राइट। अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करने के लिए अब रेडी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे इस पर डाली जाती है तो क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है
और ये इस ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी स्टेट होती है, ये यहाँ से क्या होता है, जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। और अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड 2.3 टेस्ला अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन एब्जॉर्ब रेडियो फ्रिक्वेंसी दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। और वो जो जब वो प्रोटॉन किसी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, तो उसे ही कहते हैं हम क्या, रेजोनेंस हो जाना। प्रोटॉन्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है प्रोटॉन्स, और इस तरह से इस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन्स क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग प्रोटॉन्स कहलाता है। व्हेन प्रोटॉन्स रेजोनेंस एंड एब्जॉर्ब रेडियो फ्रिक्वेंसी, जब प्रोटॉन रेजोनेंस शो करेगा और एब्जॉर्ब कर लेता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को, देन एमिट्स फ्रिक्वेंसी एंड रीचेस एट ग्राउंड स्टेट। अब ये क्या करता है, देखिए स्पिनिंग प्रोटॉन्स जो होता है, राइट, वो चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, वो बीटा स्टेट या फिर अल्फा स्टेट में होता है, राइट। वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या काम करेगा, ये चाहे वो अल्फा स्टेट पर हो या फिर बीटा स्टेट पर हो, ठीक है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, ठीक है ना। और वहां से ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, और फिर ये यहां से फिर जंप करके नीचे की तरफ आएगा और फिर अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करेगा। तो एमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी को एमिटेड करता है और जब ये ऐसी कंडीशन होती है, तो ये जो प्रोटॉन्स होता है ना, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स, प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स, राइट, इसे कहेंगे प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये सारी चीजें होती है, कोई प्रोटॉन्स ये सारी इंसिडेंट करता है, तो ये क्या करेगा, पीक्स को निकालेगा, यानी कि ब्रॉड पीक्स निकलती है और उसे यूं कहते हैं बैंड्स का होना। अब बेसिक प्रिंसिपल इसको हम कैसे समझे, देखिए बेसिक प्रिंसिपल इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका कंप्लीट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, द प्रोसेसिंग प्रोटॉन जो कि एक्टिव है, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जो कि हायर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो ऐसे प्रोटॉन को हम प्रोसेसिंग प्रोटॉन कहते हैं। एब्जॉर्ब रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो तैयार है रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड पासेस फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। अब वो लोअर एनर्जी स्टेट से कहां चले जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाता है। द प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली, तभी एब्जॉर्ब करता है इफ प्रोसेसिंग फ्रिक्वेंसी, जब प्रोसेसिंग फ्रिक्वेंसी इज द सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी के इक्वल अगर होती है, सेम होती है, द न्यूक्लियस एंड द रेडियो फ्रिक्वेंसी आर सेड टू बी इन रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस और रेडियो फ्रिक्वेंसी दोनों क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस की कंडीशन में पहुंच जाएंगे जब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। द एनर्जी एब्जॉर्ब प्रोड्यूस अ सिग्नल, जो रेडियो एनर्जी किसी प्रोटॉन्स ने एब्जॉर्ब की, वो एक सिग्नल को के फॉर्म में दिखाई देगी एट द डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा, विच इज अप्लाइड एंड रिकॉर्डेड एज बैंड, और इसी को कहते हैं बैंड का होना, किसी एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर बैंड का निकलकर आना, ठीक है ना। तो बैंड किस तरह से होती है, देखिए यहां से क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल साफ तरीके से क्लियर कर दिया गया है। जब कोई प्रोटॉन्स जो कि प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स हैं, प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स जो कि ओड नंबर में होगा, ठीक है ना, ये क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, रीचेस टू दी ग्राउंड स्टेट टू दी एक्साइटेड स्टेट, ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, राइट। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी है, और फिर वहां से फिर क्या होगा, ये जंप करके उसी एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, यहीं पर ही आ जाता है जंप करके, और
यहां से तो ये क्या करा, इसने एब्जॉर्ब करा, और यहां से क्या करा, एमिशन करेगा, यानी कि बाहर निकालेगा जब वो ग्राउंड स्टेट पर आता है। और ग्राउंड स्टेट पर आता है तो ये क्या करता है, एमिशन करेगा, यानी कि एमिटेड रेडिएशन की फॉर्म में आएगा, निकलेगी, और ये एमिटेड रेडिएशन क्या होगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी, एंड इट विल गिव्स अ शार्प पीक। इस तरह से यहां पर एक शार्प पीक आती है जो कि बैंड कहते हैं, शार्प पीक जिसे कहते हैं बैंड, है ना। ये बैंड ही डिसाइड करती है एनएमआर स्पेक्ट्रा में कि किस तरह का प्रोटॉन था, प्रोसेसिंग प्रोटॉन कौन सा है और कैसे चीजों को एब्जॉर्ब किया गया था। अब एनएमआर स्पेक्ट्रम इज प्लॉटेड बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होता है वो डिटेक्ट किया जाता है, वो दिखाया जाता है, वो डिस्प्ले पर निकल कर आता है। वो किस किस के बीच में आता है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की किसी प्रोसेसिंग प्रोटॉन ने और कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। या फिर इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा इज प्लॉटेड ऑब्जर्व बिटवीन एब्जॉर्प्शन परसेंटेज एंड केमिकल शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन परसेंटेज और केमिकल शिफ्ट के बीच में प्लॉट होता है, जैसे कि CH3OH एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है ना। इसमें प्रोसेसिंग प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन कितने हैं, 4 है, 3 तो है कार्बन के साथ में है, 1 हाइड्रोजन के साथ में है, तो ये क्या हो गए, प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स हो गए, प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स हो गए, जो कि पीक्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो एक पीक तो ये देगा, ये सारे पीक्स क्या होंगे, ए टाइप की पीक्स देंगे, यानी कि सब मिलकर एक तरह की पीक्स देंगे। तो ये ए टाइप की पीक्स होंगी और ये बी टाइप की, तो यहां पर 2 पीक्स निकल कर आएंगी, 2 पीक्स निकल कर आएंगी। ये इंटरप्रिटेशन में हम सब बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे, इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा जो प्लॉट करते हैं, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर तो लेते हैं केमिकल शिफ्ट, जो कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां पर जो पीक्स आती है डेल्टा बराबर 0 पर, वो होती है टीएमएस की पीक्स, ठीक है ना। तो यहां पर जो पीक्स आएंगी, एक पीक्स तो ये होगी, दूसरी पीक्स ये वाली होगी, और तीसरी पीक्स ये छोटी सी होती है जो कि टीएमएस की होती है, टेट्रा मिथाइल साइलेन की, ठीक है ना। तो ये तो हो गया CH3 की वजह से, और ये हो गया OH की वजह से। यहां पर लेते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, कितनी परसेंटेज एब्जॉर्प्शन हुआ, या फिर एब्जॉर्बेंस कितना करा, रेडियो फ्रिक्वेंसी को कितना एब्जॉर्ब करा, तो ये यहां पर लेते हैं। इस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रा निकलकर आता है स्टूडेंट, राइट। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट एनएमआर स्पेक्ट्रा कैसा होता है। शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए शील्डिंग किसे कहते हैं, जब कोई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं वो कौन होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड जब यहां पर अप्लाई करते हैं किसी न्यूक्लियाई पर, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ये न्यूक्लियस फील करना चाहता है उतना ये न्यूक्लियस जो है फील नहीं कर पाता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से शील्डिंग होती है ना, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है, जिसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो कि न्यूक्लियस को फील करना होता है, वो उतना नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, इसको रिपेल करना शुरू कर देता है, राइट। तो इस तरह से इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि
शील्डिंग का मतलब क्या होगा, इन एनएमआर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज हाई, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, जिसको स्पिन करना है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अंदर होने जरूरी है, तभी ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर स्पिन करेंगे, तो ये और इसके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, राइट, यानी कि इफेक्टिव जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट होना। तो क्या हो गया, व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई अराउंड द न्यूक्लियस द अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इज ऑल्सो बिगर, ये भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, विच इज इन टर्न गिव्स द ह्यूज शील्डिंग, इसका मतलब क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होना, शील्ड ज्यादा करते हैं न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने के बाद में क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट होना। इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, टू ईच अदर रिजल्ट न्यूक्लियस फील्ड लेस एक्सटर्नल फील्ड, इससे क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है एक्सटर्नल फील्ड जितना महसूस करना चाहता है उतना नहीं कर पाता, और इस तरह से क्या होता है, रिक्वायर्ड हाई मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को जब ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हाई शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है, तो इसी को कहते हैं हम क्या, शील्डिंग इफेक्ट होना, शील्डिंग होना। डी शील्डिंग का मतलब क्या हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना, और हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है, विल बी अप्लाई, हाई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई। अब डी शील्डिंग का मतलब क्या होता है, डी शील्डिंग व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फॉल अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग टू इट रेड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपोजिंग होता है, रेड्यूस वो कम हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम अप्लाई करना पड़ता है, देन द न्यूक्लियस फील्स मोर एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है न्यूक्लियस वो ज्यादा फील करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाता है, तो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड वो ज्यादा महसूस करता है, इससे क्या होता है, स्पिनिंग तेज होना शुरू हो जाती है, हेंस अप्लाई लेस मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ता है, लेस मैग्नेटिक फील्ड को कम अप्लाई करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं डी शील्डिंग होना। तो डी शील्डिंग का मतलब समझ गए। अब आते हैं केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट किसे कहते हैं, केमिकल शिफ्ट किसे कहते हैं, देखिए जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करते हैं तो ये केमिकल शिफ्ट वर्सेस एब्जॉर्बेंस परसेंटेज पर ड्रॉ किया जाता है। तो केमिकल शिफ्ट क्या हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल, प्योर लिक्विड और केमिकल सैंपल डिसॉल्व इन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिकल को लिया जाता है, उसे पहले नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व करने के बाद में एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा टीएमएस डाल देते हैं। टीएमएस क्या होता है, टेट्रामेथाइलसाइलिन। अब केमिकल रेडी है एनएमआर स्पेक्ट्रा को लेने के लिए, ठीक है ना। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया एक, और एक हो गया टीएमएस जो कि ट्राईमिथाइलसाइलिन, टेट्रामिथाइलसाइलिन होता है, जो कि लिटिल अमाउंट में होता है, और इससे क्या निकल कर आती है, केमिकल शिफ्ट निकल कर आती है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेटेड फॉर द केमिकल शिफ्ट इज एज, केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट हम किस फॉर्मूले से करते हैं, तो केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट जो किया जाता है वो एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं हम, वो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू, यानी कि केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू न्यू सैंपल, सैंपल ने कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करा, माइनस न्यू टीएमएस, टीएमएस यानी कि टेट्रामिथाइलसाइलिन ने कितनी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करा, और इसको डिवाइड कर देते हैं ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कितनी अप्लाई करी, और ये वैल्यू ले लेते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन में, यानी कि 10 टू द पावर 6 में। तो ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है केमिकल शिफ्ट का। जितनी भी शिफ्ट होती है, जितनी भी बैंड्स होती है, वो टीएमएस के विद रेफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर न्यू नॉट जो हुआ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी हो गई, यानी कि कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी उस केमिकल पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सैंपल की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, न्यू सैंपल हो गई, सैंपल ने कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करा, और टीएमएस की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, न्यू टीएमएस, ठीक है ना। तो ये जो है
it is the ratio or it is the ratio of the difference of new sample to the TMS with operating frequency and it will take in parts per million. ये किस लिए लेते हैं? इन पार्ट्स पर मिलियन में ये वैल्यू आ जाती है. तो केमिकल शिफ्ट को डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शनल डिफरेंस. प्रोपोर्शनल डिफरेंस होता है फ्रॉम टीएमएस, टीएमएस से प्रोपोर्शनल डिफरेंस होता है एज रेफरेंस स्टैंडर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन. राइट, ये केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन हो गई. अब केमिकल शिफ्ट क्या होती है? देखिए केमिकल शिफ्ट जो होती है टीएमएस की केमिकल शिफ्ट क्या होती है? जीरो होती है और बाकी अदर पीक्स जो आती है इस तरह से आती है. तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट ले लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज पर केमिकल शिफ्ट आ जाती है. ये जैसे कि 7.2 पर आ गई, ये जैसे कि 1.3 पर आ गई वगैरह वगैरह. यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ले लेते हैं और ये आ जाती है टीएमएस की. तो ये जो है एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं? केमिकल शिफ्ट को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना. और वाई एक्सिस पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कितनी एब्जॉर्ब करी, तो इसे कहते हैं केमिकल शिफ्ट. अब आता है टीएमएस को क्यों लेते हैं हम? किसी ऑर्गेनिक केमिकल की सिंथेसिस के लिए किसी ऑर्गेनिक केमिकल को डिटेक्शन करने के लिए, एनएमआर स्पेक्ट्रा लेने के लिए टीएमएस की का क्या क्या रोल होता है? टीएमएस का मतलब होता है टेट्रा मिथाइल साइलेन. उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह से क्यों यूज करते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिकल में थोड़ी सी क्वांटिटी में, लिटिल क्वांटिटी में टीएमएस को डाला जाता है. टीएमएस क्या होता है? टेट्रा मिथाइल साइलेन. तो देखिए टीएमएस जो है, टीएमएस जो है टेट्रा मिथाइल साइलेन है. टेट्रा मिथाइल साइलेन सिलिकॉन का बना हुआ कंपाउंड होता है. सिलिकॉन एक होता है इसमें और टेट्रा मॉलिक्यूल होता है मिथाइलिन. सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3. इसमें 12 तो प्रोटॉन होते हैं. सारे कैसे हैं? इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं. तो ऑल प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना. एंड गिव्स सिंगल पीक्स, गिव्स सिंगल पीक. डेल्टा वैल्यू क्या होती है? यानी कि केमिकल शिफ्ट इसकी जीरो होती है. तो विद रेफरेंस टीएमएस, बिकॉज टीएमएस हैज ऑल 12 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट. सारे प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? इसमें इक्विवेलेंट होते हैं. टीएमएस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इजीली रिमूव फ्रॉम दी सैंपल. बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, आसानी से सैंपल से हम बाहर निकाल सकते हैं. केमिकली इनर्ट कंपाउंड होता है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना. वेरी लिटिल क्वांटिटी में लिया जाता है. और टीएमएस एड टू दी ऑर्गेनिक केमिकल सिर्फ 1% लिया जाता है. और क्या है? ऑल पीक्स और बैंड्स आर ऑब्जर्व विद रेफरेंस टू टीएमएस. सारी पीक्स इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा, सारी पीक्स जो ली जाती है इसी के रेफरेंस में ली जाती है, ठीक है ना, एनएमआर स्पेक्ट्रा में. तो ये था टीएमएस की वैल्यू. और तो आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको बताई एनएमआर के बारे में. पहले तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया एनएमआर का. एनएमआर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ से आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया कि शॉर्टली इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया पहले एनएमआर का, ठीक है ना. एनएमआर क्या होता है, कैसे इसकी टेक्निक होती है, क्या क्या चीज़ें होती है. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करने के बाद में फिर यहाँ से आपको जो मेन लेक्चर है वो स्टार्ट किया हमने. मेन लेक्चर क्या था? जो एनएमआर की स्पेक्ट्रा कैसे लिया जाता है, एचएनएमआर क्या है, उसमें किसने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है ना. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल की टेक्निक क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं उस पर डिस्कशन किया. न्यूक्लियर स्पिन किसे कहते हैं उस पर डिस्कशन किया हमने, ठीक है ना. रेजोनेंस किस कंडीशन में होता है न्यूक्लियस, उसे हम डिस्कशन किया. एग्जाम्पल बताए इसको. अल्फा स्टेट्स और बीटा स्टेट्स क्या होता है, दोनों ही ग्राउंड लेवल के एनर्जी स्टेट्स होती है. रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब किस कंडीशन में करता है, बेसिक प्रिंसिपल पर डिस्कशन किया, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें करने के बाद में और फिर आपको बताया कि ये ट्रांजिशन कैसे होता है उसकी कंडीशन बताई. बेसिक प्रिंसिपल को फिर शॉर्टली डिस्क्राइब किया. और एचएनएमआर स्पेक्ट्रा कैसा आता है वो चीज़ें बताई आपको. पीक्स कैसे कैसे आती है निकल कर वो बताई. शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2 नंबर में आता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन. शील्डिंग इफेक्ट्स क्या होता है, टीएमएस वैल्यू क्यों ली जाती है. फिर इसके बाद में टीएमएस
या केमिकल शिफ्ट क्या होता है उसके बारे में बताया, केमिकल शिफ्ट को एनएमआर स्पेक्ट्रा में कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ लिया जाता है, ठीक है ना, वो बताया। और फिर लास्ट में केमिकल शिफ्ट के बाद में टीएमएस वैल्यू के बारे में सारी चीज़ें बताई गई आपको। टीएमएस वैल्यू क्यों लेते हैं, टीएमएस को क्यों लिया जाता है। टीएमएस एक केमिकल है जो कि इनर्ट होता है, किसी ऑर्गेनिक केमिकल के साथ में मिलाया जाता है, लिटिल क्वांटिटी में ओनली 1% कंपाउंड इसमें डालते हैं टीएमएस को, और सारी पीक जो आती है इसी के विद रेफरेंस आती है, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर रहा जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रा था। बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेटेट कैसे करें, एनएमआर स्पेक्ट्रा हम कैसे लें, ठीक है ना, कैसे इसको ऑब्जर्व करें, और किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड, उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आज के लेक्चर में, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और अगर लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक्स जरूर करें, ठीक है ना, उसको लाइक्स करें, मैसेज करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स सभी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।